नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। न्यूज रूम से इस वक्त आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। तो अगले 1 घंटे में न्यूज रूम में इस खास शो में आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात होगी, उन विषयों की ग्राउंड रिपोर्ट होगी जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या खास मैं आपको दिखाने वाली हूँ। 4 बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज अगले 1 घंटे आपके सामने बिग पिक्चर हम रखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर होगा कि आखिर उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान क्यों दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के साथ आज इसकी पूरी सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगी। दूसरा सवाल होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में छात्र के मुंह पर गोली का सच क्या है। गोरखपुर के गांव में आधी रात के बाद क्या हुआ जिसे लेकर इतना जबरदस्त हंगामा वहां पर हो रहा है। तीसरा सवाल बिहार की राजनीति में जिसे लेकर चिराग पासवान की सबसे ज्यादा चर्चा है, वो एनडीटीवी के साथ बातचीत में सिर्फ 1 सीट की बात क्यों करने लगे। और चौथा बड़ा सवाल बेहद अफसोसनाक लेकिन एक कड़वा सच, क्या हमारे सिस्टम की नजर में एक बच्चे की जान की कोई कीमत नहीं है। तो इन सभी सवालों पर होगी बात डिटेल में आपके सामने। लेकिन शुरुआत जिस खबर से हम कर रहे हैं, दरअसल ये खबर गोरखपुर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है गोरखपुर, लेकिन वहां पर क्या हुआ, पशु तस्करी का एक मामला जिसे लेकर आपको बता दें एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर नीट के छात्र के मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी गई। चलिए आपको इस खबर पर अपडेट मैं बाद में दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर हम यहां पर बता रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। सीज फायर कराने के ट्रंप के दावे की उन्होंने पोल खोल दी है। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, भारत के तीसरे पक्ष की मध्यस्थता खारिज की। यूएस के विदेश मंत्री ने भारत का रुख बताया था। तो ये एक बड़ा कबूलनामा है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की तरफ से, जहां पर भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। देखिए, यही वो विषय है जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच डोनाल्ड ट्रंप की वजह से तलवारें खिंची हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, युद्ध रुकवाया, जबकि भारत का स्टैंड इस पर हमेशा क्लियर रहा, साफ रहा और सीधे सीधे कहा गया कि भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं की थी। पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सीज फायर किया जाए, उसके बाद ये कदम उठाया गया। और इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जब बार बार ये बयान करते थे और भारत के भीतर भी राजनीति इस पर नए सिरे से शुरू हो जाती थी, तो आज इस पर एक बड़ा कबूलनामा यहां पर आया है, जहां पर इशाक डार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पोल खोल दी। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। देखिए, गोरखपुर क्यों आज चर्चा के केंद्र में आ गया, क्योंकि गोरखपुर में नीट के एक छात्र की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। पशु तस्करी का यह मामला, इस छात्र ने इस पर सवाल उठाया। 19 वर्ष इसकी आयु, लेकिन उसके बाद जिस दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके बाद इलाके की राजनीति तो चरम पर है। लेकिन मां बिलख बिलख कर यह सवाल पूछ रही है कि आखिर उसके बेटे का कसूर क्या था। सड़क पर उतरकर बवाल कर रहे लोगों की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर की है। गोरखपुर में पशु तस्करों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर लॉ एंड ऑर्डर को खुली चुनौती दी है। पूरा मामला आपको आगे समझाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि पशु तस्करों ने जिस शख्स की हत्या की है वो कोई और नहीं बल्कि 19 साल का नीट का छात्र है और तस्करों ने सीधे उसके मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूसड़ गांव में आधी रात को हुई। एआई वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर गोरखपुर के जंगल धूसड़ गांव में यह वारदात क्यों हुई और पूरा गांव पुलिस छावनी में कैसे तब्दील हो गया। गोरखपुर में रात करीब 12:30 बजे 3 गाड़ियों से पशु तस्कर जंगल धूसड़ गांव पहुंचे। पशु तस्कर मवेशियों को खूंटे से खोल रहे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने तस्करों को देखा और शोर मचा दिया। इस बीच नीट की तैयारी कर रहा छात्र दीपक भी शोर सुनकर बाहर निकला। दीपक तस्करों के पीछे दौड़ने लगा। तस्करों ने उसे पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। करीब 1 घंटे तक पशु तस्कर दीपक को इधर उधर घुमाते रहे। इसके बाद आरोपियों ने उसके मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी और शव को सरैया गांव के पास फेंक दिया।
थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि छात्र की गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रही। इधर नीट छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने तस्करों की गाड़ी को पकड़कर आग के हवाले कर दिया। एक तस्कर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जबकि दूसरी गाड़ी में सवार तस्कर भाग निकले। इस घटना के बाद लोग आज सड़क पर उतरे और जमकर बवाल किया। घटना की जानकारी के बाद सीएम योगी एक्शन में दिखे और तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया। अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे, उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। देख सकते हैं कि इस वक्त हम गोरखपुर के भट्टा चौराहे पर मौजूद हैं। यह जंगल धूसर भट्टा चौराहा भी कहा जाता है, जहां पर स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। पुलिस प्रशासन और पीएससी भी लगी हुई है। लगभग 5 से 6 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। 4 से 5 गाड़ी पीएससी भी मौके पर यहां पर मौजूद है। स्थिति काफ़ी दयनीय बनी हुई है। जो परिवार वाले हैं, जो दीपक गुप्ता जिसकी मौत हो गई है, उसके परिवार वाले काफ़ी आक्रोशित, ग्रामीण भी काफ़ी आक्रोशित हैं। उन लोगों की कई तरह की मांग है, लेकिन उन्हें पुलिस काफी समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल इस घटना के बाद योगी की फोर्स पूरे एक्शन में है। आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर एक सच तो ये भी है ना, घरों में, परिवारों में ये परवरिश दी जाती है कि गलत के आगे झुको मत। यहाँ पर तो चोरी रोकने की कोशिश थी इस छात्र के जरिए, लेकिन उसके बाद इसे क्या मिला? मौत, हत्या, बेदर्दी से मार दिया गया। इसी विषय पर प्रदर्शनकारी जिन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन में चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगाई, उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। पशु तस्कर थे, 2 पिकअप कार से आए। उसके बाद लगभग में 10-12 की जनसंख्या थी। उसके बाद ये पुलिस वाले बन के उनके दुकान के सामने जाके खटखटाएं। उसके बाद आए सब, वो बंदा गया खोजने, वो लड़का आगे जाके स्कूटी से आगे बढ़ा। वो सब वेट कर रहे थे, उसके अपने पिकअप कार थी उसे जाके लड़ा दिए। उसके बाद वो नहर में गिरा, उसे उठा के अपने साथ रखें। उसके बाद वो बार बार अपने अगले वाले टीम साथी से संपर्क कर रहे थे कि मतलब तब उसे लगा कि हाँ मेरे साथी सभी पकड़ा गए, क्योंकि वो सबका दूसरा पिकअप जो था वो जमीन में धंस गया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में इतनी बड़ी वारदात हो गई है तो उसके बाद इस पर सियासत होना तो स्वाभाविक है। सियासी बयान जो सामने आए वो भी आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें विपक्ष को कैसे एक बड़ा मौका मिला है सरकार को घेरने का। इस पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं ने कैसे सरकार पर सवाल खड़े किए। गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास भी बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। बड़ी घटनाएं वो मिल जाएंगी जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। बगल का जिला है कुशीनगर, वहां पर पुलिस के लोगों ने एक समाजवादी नेता था, उस पर फर्जी नकली नोटों का आरोप लगाया। हाई कोर्ट ने राहत दी। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और ये जो घटना है, ये घटना में वो क्या ले जा रहे थे, किस बात के लिए वहां पर इस तरह की घटना हुई? सुनने में आया है कि जानवर लिए जा रहे थे कुछ लोग, और आम जनता सड़कों पर है। सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को न्याय देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा राज जंगल राज हो गया है। नीट की परीक्षा पास करने वाला लड़का
तस्करों द्वारा, अपराधियों द्वारा मार दिया जा रहा है। कहीं जेल में हत्याएं हो रही हैं, कहीं पुलिस व्यापारियों को मार रही है, कहीं अस्पताल में हत्याएं हो रही हैं और कहीं अदालत में हत्याएं हो रही हैं। कहीं हाथरस में बलात्कार के बाद बेटियां पेट्रोल से जला दी जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये अराजक स्थिति है। पुलिस अपराधियों को नहीं, व्यापारियों को मारती है और अपराधी जो है आम जनता को मार रहे हैं और उत्तर प्रदेश का शासन जुमलेबाजी में व्यस्त है। तो विपक्ष ने इसे अराजक स्थिति बताया, लेकिन इस बीच बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। गोरखपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन इस पूरी घटना में जो भी अपराधी वांछित हैं उनको पाताल से ढूंढ करके भी सजा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश में ये पशु तस्करों पर बहुत कठोरता से शिकंजा कसा गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सर उठाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे निर्दयियों का फन कुचलने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगी। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। धर्म की अपनी राजनीति है और राजनीति का अपना एक धर्म है जिसमें नेता किसी मुद्दे को छोड़ते नहीं है, किसी मुद्दे से, किसी विषय से चूकना नहीं चाहते। अब देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदू धर्म के संदर्भ में बात करते हुए पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बता दिया। स्वामी रामभद्राचार्य का ये बयान जब इस तरह से आया तो इसके राजनीतिक मायने तलाशे जाने चाहिए थे, लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी के नेता अपने ही राज्य में, अपने ही सरकार के क्षेत्र विशेष में, अपनी ही सरकार के शासन में ये कह देते हैं कि पश्चिमी यूपी आधा मिनी पाकिस्तान नहीं, फुल मिनी पाकिस्तान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। स्वामी रामभद्राचार्य के मुंह से मिनी पाकिस्तान वाली बात निकली तो दूर तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने कहा ऐसा बोलने वाले संत पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो कुछ ने कहा मिनी नहीं, फुल पाकिस्तान बन गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप फुल बयान सुन लीजिए कि आखिर तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने कहा क्या है। हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताया तो बीजेपी नेता संगीत सोम एक कदम आगे बढ़ते हुए फुल पाकिस्तान कहने लगे। रामभद्राचार्य जी इस देश के बड़े संत हैं और उन्होंने अगर किसी बात को कहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं पहले से कहता आया हूँ, आप लोगों ने पहले भी मुझसे अगर बात करी है, तो मिनी पाकिस्तान नहीं, ये तो फुल पाकिस्तान बनता जा रहा है। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी बदलती जा रही है वो चिंता का विषय है और स्वामी जी ने वही बोला है। रामभद्राचार्य ने हाफ पाकिस्तान कहा, संगीत सोम फुल पाकिस्तान कहने लगे। बात हाफ और फुल से भी आगे बढ़ी तो कई सवाल उठने लगे। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात, सुन करके धक्का लग रहा है। ये उनकी मानसिकता है, उनकी घटिया सोच है। हमें इस पर कुछ कमेंट नहीं करना। जरूरी नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में स्वामी रामभद्राचार्य ने जो बयान दिया उसके राजनीतिक अर्थ हों, लेकिन दो बातें ध्यान देने की हैं। एक तो यूपी में 2 साल बाद चुनाव है, दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बेहद संवेदनशील भी है। तो अपने ही देश, अपनी ही भूमि और अपनी ही पार्टी की सरकार ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बना देना राजनीति का विषय हो सकता है, चुनावी माहौल साधने का विषय हो सकता है, लेकिन उस जमीन पर बसने वाले लोग क्या आपके अपने नहीं? और अगर ये टिप्पणी डेमोग्राफी बदलने, धर्मांतरण या आपराधिक साजिश के आधार पर की जा रही है तो फिर तो ये मामला कानूनी रूप से डील किया ही जाना चाहिए। तो आइए आपको दिखाती हूँ पश्चिमी यूपी में किन जिलों से मिलकर पश्चिमी यूपी बनता है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़,
गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, तो ये 9 जिले हैं जो मिलकर पश्चिमी यूपी बनाते हैं। क्या इन जिलों की जनसंख्या ऐसा कोई संकेत दे रही है जिसकी वजह से ऐसा बयान दिया जा रहा है? क्या यहाँ पर एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है और दूसरे वर्ग की घट रही है? तो हमने 1991 और 2011 की जनगणना को आधार बनाकर कुछ डेटा निकाला। 1991 में पश्चिमी यूपी में हिंदुओं की आबादी थी 71.2%। 2011 में यह आंकड़ा घटकर 67.5% हो गया। इसी तरह 1991 की जनगणना में पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी थी 27.6%। 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 31.1%। यानी 20 वर्षों में पश्चिमी यूपी में हिंदुओं की आबादी करीब 4% घट गई और इन्हीं 20 वर्षों में पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 4% तक बढ़ गई है। अब बेशक आपको यहाँ पर आबादी में ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये आंकड़ों में अपनी जगह, लेकिन इसका आधार क्या है और इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हुआ है, ये अपने आप में एक सवाल है। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये खबर आपको आज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं, बल्कि ये सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जहां पर एक महिला सीएमओ ने एक ऐसी बात कह दी जो इस वक्त आम लोगों के जहन में ये सवाल बनकर खड़ी है कि अगर आप इलाज के लिए जाएंगे, अगर आप किसी सुविधा के लिए जाएंगे जो आपका हक है, अधिकार है, तो क्या प्रशासन में बैठे अधिकारी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। ये सवाल है गोंडा जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा का। अपने बेटे के लिए चित्कार करते इस बाप की पीड़ा को महसूस कीजिए और चीफ मेडिकल ऑफिसर का सवाल सुनिए। एक बच्चा मर गया, नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है। सीएमओ मैडम शायद भूल गईं कि उनके लिए एक बच्चा होगा, लेकिन इस पिता के लिए बच्चा ही उसकी दुनिया और उसका जीवन था। ये मामला यूपी के गोंडा जिले का है, जहां एक निजी अस्पताल में 2 बच्चों के इलाज के दौरान मौत हो गई। गोंडा के नगर कोतवाली इलाके में एसबीएस हॉस्पिटल की एक खबर सामने आई तो मीडिया जिले के सबसे बड़े डॉक्टर यानी सीएमओ के पास पहुंची। मीडिया के सामने सीएमओ रश्मि वर्मा ने जो बात कही वो आपको झकझोर देगा। एक बच्चा मर गया, नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है। मैडम कह रही हैं कि एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब लोग यहाँ पर आ गए। हजारों बच्चे जिंदा हैं, लड्डू खाने जाओ ना। जाहिर है सीएमओ के इस बयान से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। तो ये बयान बहुत ही शर्मनाक है, गैर जिम्मेदाराना है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए परिजन से और जनता से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाएं। यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि वो गोंडा के सीएमओ का ये मामला सदन में उठाएंगे। जब दूसरे के बच्चे मरे हैं तब तो सीएमओ की निगाह में बात बच्चों के मरने की नहीं आ रही है। उसके बच्चे अगर मरते तब जो है उसके समझ में आता। इस तरह की बात करना जो है सीएमओ की गैर जिम्मेदारी है। उसको जो है अपने डॉक्टरों को और अपने लोगों को सचेत करना है। इस संबंध में एक जांच टीम गठित कर दी गई है और दोषियों के विरुद्ध अब सीएमओ रश्मि वर्मा कह रही हैं कि पूरे मामले की जांच हो, दोषी पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बच्चों के इलाज में अगर लापरवाही हुई है तो इसकी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन उनके सार्वजनिक बयान में जो संवेदनहीनता सामने आई, उसकी पड़ताल और उस पर कार्रवाई कौन करेगा? एम्बुलेंस वहाँ पे कौन होना है? एक बच्चा मर गया, नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है। एक बच्चा मर गया, नहीं, एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सवाल है। वहाँ पे कौन होना है?
सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना, खासकर ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं जहां पर और पैसेंजर्स भी आपके साथ हो सकते हैं, तो इसे लेकर एक ऐसी घटना देश में सामने आई है जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें कहां की हैं, कब की हैं, किस ट्रेन की है, तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं उनकी पहचान क्या है, इसके बारे में नहीं पता चल सका। लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि ट्रेन के अंदर एक लड़की दिख रही है, उसके हाथ में सिगरेट। वीडियो में नजर आ रहा है कि लड़की मना करने पर बहस करती है। साथ वाले यात्री से रिकॉर्ड किया गया वीडियो डिलीट करने को कहती है। वीडियो बनाओगे आप? यार ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इनको बोलो मेरा वीडियो मत बनाए और डिलीट करे। अन्ना नहीं जाएगा ये इधर लीगल है। हेलो, ये तो लीगल है ना, ये तो लीगल है ना। मैंने तुमको ये तो लीगल है ना। बोला है। जब मैं इज्जत से बोलो बाहर जाके फूको, बाहर फूकना भी अलाउड नहीं है इधर, ठीक है? ठीक है, तुम्हारे भी सुखा नहीं फूक रही। ठीक है, ठीक है। मेरा वीडियो डिलीट कर देना, इज्जत से बोल रही हूँ, मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, जो करना है कर। जो करना है कर ले, नहीं मेरा वीडियो डिलीट कर। हम ये तस्वीर सिर्फ खबर के लिहाज से दिखा रहे हैं और आपके सामने साफ कर देना चाहते हैं कि धूम्रपान से आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ बात कानून तोड़कर खुलेआम धूम्रपान का है। जरा देखिए बहस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बाहर अब बाहर जा रही हूँ, जाओ फिर। तेरे बोले में तेरी ट्रेन नहीं है। अच्छा, तो किसका है? तो किसका है? वीडियो डिलीट कर। आपका है ट्रेन? पहले वो सिगरेट लेके आपका है? अरे मैं बाहर जाने को मना कर रही हूँ क्या? जाइए ना फिर। तो मेरा वीडियो क्यों बना रहा है? Why are you smoking inside the compartment? Why are you smoking inside the compartment? This is a AC compartment. Don't you know that? अन्ना अन्ना मेरी पुलिस में बुलाओ। You are arguing? फिर पुलिस में Call the बुलाओ। RPF. एक काम Call the RPF. बस। बुला, पुलिस को बुलाना है ना। पुलिस को किसको? अब बैठो, अब आराम से बैठो। अब बैठो, बुला रहे आप, बैठो। तू मेरा वीडियो मत बना, अभी भी बोल रही हूँ मैं तुझे। Arguing with the smoking inside the compartment. हेलो। हमें जैसे इस घटना के बारे में और जानकारी मिलती है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो आपको जानना चाहिए। ट्रेन में धूम्रपान करके बाकी यात्रियों के अधिकार का उल्लंघन क्यों किया गया? ये वीडियो तो एक घटना मात्र है। ऐसी तमाम घटनाओं पर क्या कार्रवाई की जाती है? और सबसे अहम सवाल, ऐसी घटनाएं कानून के रोके रुकेंगी या सामाजिक जागरूकता से? ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। तेजस्वी यादव निकल रहे हैं अब यात्रा पर, माइनस कांग्रेस। क्या है पूरी खबर, ब्रेक के बाद। तो बिहार चुनाव में आपने राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा में देखा, लेकिन अब तेजस्वी यादव निकले हैं यात्रा पर। और इस बीच देखिए वो एरिया जो कांग्रेस की यात्रा में कवर नहीं हुए, उन क्षेत्रों में तेजस्वी यादव जाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस साथ नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर इस यात्रा की मैसेजिंग क्या है और क्या तेजस्वी यादव एकला चलो रे वाला रास्ता पकड़ चुके हैं? बिहार में कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के 15 दिनों के बाद तेजस्वी ने जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के जरिए तेजस्वी बिहार के उन जिलों को कवर कर रहे हैं जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गए। तेजस्वी यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि आखिर 15 दिन बाद ही तेजस्वी ने यात्रा क्यों शुरू की? इस यात्रा में तेजस्वी ने कांग्रेस को न्योता क्यों नहीं दिया? क्या बिहार में कांग्रेस का माइलेज बढ़ने से परेशान है तेजस्वी? क्या सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के दबाव का जवाब है ये यात्रा? और क्या इस यात्रा के जरिए सीएम पद के लिए दावेदारी मजबूत कर रहे हैं तेजस्वी यादव? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों ही एक जनसभा के दौरान तेजस्वी ने 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। इससे महागठबंधन के अंदर एक नई हलचल पैदा हो गई। और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है,
कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, आगे ले जाने का काम करेगा। जब यात्रा के दौरान तेजस्वी से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो वो बैकफुट पर आ गए। क्या कहा सुनिए जरा। तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। यात्रा की शुरुआत के पहले दिन तेजस्वी जहानाबाद पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 11 जिलों के लगभग 66 विधानसभा सीटों को तेजस्वी यादव कवर करेंगे। तेजस्वी भले ही कह रहे हो कि छूटे हुए सीटों को लेकर ये यात्रा है, पर इस यात्रा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेजस्वी ने कांग्रेस को इनवाइट क्यों नहीं किया। जहानाबाद से एनडीटीवी के लिए शिवम कुमार। इस बीच सियासी सवाल ये बन गया है कि तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकले हैं, कांग्रेस को इनवाइट तक नहीं किया है। अब इसी विषय पर जब सवाल पूछा गया तो आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने क्या कहा सुनिए। जो जिले छूट गए थे, जहां नहीं पहुंच पाए थे, वहां श्री तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं। ये जनता का आशीर्वाद है, प्यार है। जन सैलाब उमड़ा था, किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में सबने देखा। आज जो अधिकार यात्रा शुरू हुई है, पूरा जन सैलाब उमड़ा है। विरोधियों को बेचैनी है, जो घबराहट में है हमारे विरोधी एनडीए के लोग बौखलाए हुए हैं। तो अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी गए हैं। महागठबंधन का नेतृत्व करता श्री तेजस्वी जी ही हैं। तो सभी दलों का कार्यक्रम अलग अलग होता है, लेकिन गठबंधन में सब लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिन जिलों में ये यात्रा नहीं जा पाई थी, अब तेजस्वी यादव जी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पूरी मजबूती के साथ बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं और उन्हें अपार जन समर्थन मिलेगा। और इसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी शामिल रहेंगे। जहां जहां यात्राएं जाएंगी, पूरी मजबूती के साथ सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम की जो मूल्य हैं, जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति के लिए पूरा इंडिया ब्लॉक उनके साथ है। तो देखिए, यात्राओं का अपना इतिहास है और जब राजनीतिक यात्राएं होती हैं तो उनकी मैसेजिंग जो है, जो फील्ड पे उतरते हैं उनसे पूछना जरूरी है। तो भारती सर बताइए, क्या होने वाला है तेजस्वी यादव की यात्रा में? कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया। देखिए, ये यात्रा जो है तेजस्वी यादव ने अपने उन क्षेत्रों में किया है जहां पे राहुल गांधी नहीं गए थे। तो ये यात्रा जो है बेगूसराय है, खगड़िया है, मधेपुरा है, जो कि उनका गढ़ रहा है एक तरह से। तो वो उन जगह पे जा रहे हैं और शायद उनको लगा होगा कि ये सारे जगह जो छूट गए हैं, क्योंकि 174 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी और राहुल गांधी ने कवर किया था, उसमें से 74 ही वो लोग जीते थे। तो एक वो यात्रा होगी, एक ये बची हुई जो 243 में से बाकी सीटें हैं, करीब 60-70 सीट है, उसके लिए ये यात्रा तेजस्वी कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि शायद वो यहाँ बढ़िया कर सके। अच्छा, एक चीज ये भी हुआ था कि पहले कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर के अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन आज देखा हमने कि कुछ फिर तेवर जो है नरम दिखाई दिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, आर्म ट्विस्टिंग है। ये पूरी तरह से पोस्चरिंग है। कांग्रेस जो है करीब 62-63 सीट लड़ेगी, 70 सीट नहीं लड़ेगी। कांग्रेस कह रही है कि जितनी सीटें उन्होंने जीती थी 19 सीट वो दे दी जाए उनको, और जहां पे सेकंड रही थी 44 सीट वो उनको दे दी जाए। तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन देखिए, अब इस बीच आइए आपको ये भी बताते हैं सीटों का गणित क्या है और जिन जिन एरियाज में यात्रा जाने वाली है वहां पर क्या होने वाला है। तो इसकी एक पिक्चर इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव की जो बिहार अधिकार यात्रा है 16 सितंबर से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली में तेजस्वी यादव की यात्रा खत्म होगी। इस दौरान तेजस्वी की रैली 10 जिले हैं जहां से गुजरेगी। इस यात्रा में 66 सीटें वो कवर करेंगे। टोटल 243 सीटें हैं बिहार में और 27% सीटें इस दौरान कवर करेंगे तेजस्वी यादव। अब आपको रूट भी दिखा देते हैं एक बार इसका क्या है, जिन जिलों से यात्रा गुजरने वाली है। तो जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली यहाँ पर शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 66 विधानसभा सीटों से तेजस्वी गुजरेंगे, उन सीटों पर 2020 में क्या हाल रहा था,
इसमें महागठबंधन को 32 सीटें मिली थी, जिसमें आरजेडी को 23 और कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई। वहीं वाम दल 6 सीटों पर चुनाव जीते। एनडीए की बात करें तो 34 सीटों पर जीत उन्हें मिली, जिसमें जेडीयू को 19 तो वहीं बीजेपी को मिली थी 15 सीटें। तो ये ओवरऑल पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने इस यात्रा रूट की रखी है। लेकिन देखिए, बिहार पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो जो अलग अलग न्यूज मेकर्स हैं उनको भी एनडीटीवी के मंच के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश है। इन सब के बीच चिराग पासवान एक सीट को लेकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा कर गए। उनके साथ एनडीटीवी की एक खास बातचीत देखिए। ये बताइए कि पिछले बार, मैं पहले सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। पिछले बार 2020 में आपने 135 सीटों पे लड़ा था, 137 सीटों पे लड़ा था, 0 आपका रिजल्ट रहा था। एक सीट हम लोग जीते थे मटियानी वाली, बट वो भी फिर बाद में दल को छोड़ के चले गए। इस बार आप किस बिना पे इतनी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं? क्योंकि आपके चलते जो है एनडीए के बाकी लोगों की नींद उड़ी हुई है। कितनी सीटों की मांग कर रहा हूँ मैं? जो हमारी जानकारी है उसमें लगभग 40 से 50 सीटों की बात हो रही है। आपकी तरफ से मांग है? रियली? भाई मुझे नहीं पता कि मैं 40 से ज़्यादा की मांग कर रहा हूँ, 40 से कम की मांग कर रहा हूँ, 50 से ज़्यादा की कर रहा हूँ, 50 से कम की कर रहा हूँ। मुझे 40 से ज़्यादा मिलनी चाहिए, 40 से कम मिलनी चाहिए, 50 से ज़्यादा, 50 से कम, ये सारी बातें। और मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं निभाता हूँ और इसीलिए मैंने आज तक कभी, ये मेरा छठा सक्रिय चुनाव है जिसमें मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन है। बिसाइड्स बाकी राज्यों में जो चुनाव होते हैं, 14 का लोकसभा, 15 का विधानसभा, 19 का लोकसभा, 20 का विधानसभा, 24 का लोकसभा, 25 का विधानसभा, छठा चुनाव है। और मैंने हमेशा इस मर्यादा को मैंने निभाया है कि कभी भी मैंने सीटों की चर्चा, बातचीत, जानकारी, जब तक गठबंधन के भीतर कुछ फाइनल नहीं हो गया, मैंने नहीं किया। बट मुझे लेकर इतनी चर्चाएं मेरे अलावा मेरे आसपास होती हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव में ये कहा जा रहा था कि भैया चिराग को सिर्फ 2 ही सीटें मिलेंगी। मैं भी ये मान रहा था, क्योंकि मैं अकेला सांसद था उस वक्त पार्टी का। अकेले सांसद को कोई 5 सीटें दे दे गठबंधन में उठाकर, ये आमतौर पे गठबंधन की राजनीति में ऐसा होता नहीं है। 5 वाले को 3, 3 वाले को 2 और 1 वाले को तो पार्टी में ही सम्मिलित करवा दिया जाता है। तो उस वक्त भी जब मुझे 5 मिली, मेरे लिए ये बड़ी बात थी और मैंने 5 की 5 जीत के दी। मैंने गठबंधन को भी निराश नहीं किया। तो ऐसे में अभी फिलहाल कोई अधिकृत बातचीत विद इन द अलायंस शुरू ही नहीं हुई है। और ये जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकाले जाते हैं कि 20 मिलेंगी तो 22 मिलेंगी तो 40। बट आप देखिए, एक स्टैब्लिश पार्टी है, केंद्रीय मंत्री हैं, 5 सांसद है आपके, तो आपकी तो एक अपनी पहचान है, अपना एक वजूद है बिहार में। आपका वोट बैंक भी है, आपकी एक लेगेसी भी है। तो कितनी सीटें मिलनी चाहिए ये बताइए, जितने से आप खुश रहेंगे, जिसमें आपको लगे कि आपके साथ न्याय हुआ। भाई मेरे दिमाग में संख्या भी है, मेरे दिमाग में सीटें भी हैं। वही संख्या जानना चाहिए। बट फिर वही मर्यादा तोड़ूंगा ना मैं। मुझे पहले गठबंधन में ये बातचीत करना ज्यादा जरूरी है ना। मैं कैसे कोई भी संख्या सार्वजनिक तौर से मैं शेयर करूं? संख्या आप मत बताइए, ये बताइए कि कितने से ऊपर मिल जाए तो आप खुश रहेंगे, उसमें दुखी नहीं होंगे। 40 से ऊपर मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए 1 सीट भी काफी रहती है। नहीं, वो तो है, बट मैं Of course I have all this clarity in my mind. आपको बहुत लोग Within the party also हम लोग इस बात को लेके बहुत स्पष्ट हैं कि इतनी सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं भाई, आपको गठबंधन के हित को आपको सबसे ऊपर रखना जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि जिस लक्ष्य के साथ हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य, उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सकें। ऐसे में हर वो दल जिसकी जितनी क्षमता हो उसके आधार पर वही उसे सीटें मिले। आपकी क्षमता को आप जानते हैं, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी आपको सेटिस्फाई करना है, उनको भी। एंड मेरे लिए मोर देन द नंबर ऑफ द सीट्स, द क्वालिटी ऑफ द सीट्स विल मैटर मोर। मैं चाहूंगा कि मैं जितनी सीटें लोकसभा की तर्ज पे ही 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहा, मैं विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट में रखना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि गठबंधन में जितनी सीटें मिले, हर दल को उस हिसाब से मिलनी चाहिए कि वो जीत ले। जहां जो आपका कोर एरिया हो, जो स्ट्रेंथ, एब्सोल्युटली। तो वो कौन सा एरिया है, कौन सा इलाका है आपका? हाजीपुर तो ऑब्वियस होगा, आपका खगड़िया होगा, बिहार पूरे प्रदेश में जिसको आप मानते हैं कि आपका, हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से, मुझे लगता है एक बड़ी पकड़ हम लोगों ने बिहार पूरे प्रदेश में हर जिले में हम लोगों ने स्थापित की है। और मैं मानता हूँ कि इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग की पार्टी की बहुत बड़ी, बहुत मजबूत पकड़ है। बट हैविंग सेड इट, मैं संख्या कतई सार्वजनिक मंच में मैं चर्चा नहीं करूंगा जब तक गठबंधन के भीतर इस पर सहमति ना हो जाए। मैं तो आपसे संख्या पूछ भी नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने के बाद आप खुश हो जाएंगे, ये पूछ रहा हूँ। इतना मिल जाए तो मैं दुखी नहीं होगा, वो पूछ रहा हूँ मैं। मेरे प्रधानमंत्री इस गठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मेरे साथ हैं, मैं इसी में ही बहुत खुश हूँ। बट एक सीट की चर्चा बहुत हो रही है, अलौली,
हो रही है कि चाचा भतीजा की खगड़िया में लड़ाई होगी। नहीं, मुझे नहीं पता चाचा भतीजा की कोई लड़ाई, क्योंकि वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे नहीं लड़ रहे मुझे नहीं पता। बट अलौली हम लोग की सीट रही है भाई, मेरा तो घर ही वही है, मेरा गांव ही वही है, शहरबन्नी से मैं आता हूं, तो ऐसे में अलौली की भी सीट हम लोग के लिए महत्वपूर्ण सीटों में से है। तो वहाँ से अगर आपके चाचा लड़े तो वो उस वक्त देखा जाएगा क्या रहेगा। मैं इस चुनाव को पारिवारिक लड़ाई का मुद्दा मैं नहीं बनाना चाहूँगा। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत सम्मानित हैं, बहुत समय मैंने अपना व्यतीत कर दिया उनके साथ बात विवाद को लेकर। अब कम से कम इस चुनाव में मैं पारिवारिक मुद्दों को बीच में नहीं लाना चाहूँगा। बट ऐसी कोई भी संभावना चिराग कि मतलब एक बार फिर से चाचा भतीजा एक साथ आ जाए? हालांकि जो भी अनबन रही है वो तो सार्वजनिक है, वो तो कोई छिपी हुई बात है नहीं, लेकिन ऐसी कोई संभावना आप कभी भी देखते हैं? मेरे बस में होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, बट बड़े वो हैं परिवार के, अलग होने का फैसला उनका था, साथ आने का भी उन्हीं का ही होगा अगर कभी हुआ तो। चलिए, अच्छा, आपके जो समर्थक हैं चिराग, वो आपको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि आपका ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये क्या आपकी सहमति से हो रहा है? आप मुझे बताइए, कौन से दल का कार्यकर्ता ऐसा होगा जो अपने नेता को सर्वोच्च पद पे नहीं देखना चाहता होगा? मैं खुद, जब तक मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, मैं खुद चाहता था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। हर कार्यकर्ता की चाहत, और ये होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। अगर नहीं है तो उस नेता को सोचना चाहिए कि भैया मेरे दल के लोग मेरे बारे में ये महत्वाकांक्षाएं क्यों नहीं रखते हैं। और ये छोटा बड़ा, मैं हर दल की बात कर रहा हूँ, मैं हर संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक जगह अपने सर्वोच्च पद पे अपने नेता को देखे, ये ख्वाहिश होती है और इस भावना का मैं सम्मान करता हूँ। बट जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको गठबंधन की सोच को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि इन सवालों के कोई मायने हैं, जब गठबंधन ने ये तय कर लिया है कि हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं जो मेरे बारे में ये सोच रखते हैं, बट ये वैकेंसी ही खाली नहीं है तो इस पर कोई चर्चा के मायने ही नहीं है। आप नीतीश कुमार को मान रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री होंगे और आप उस रेस में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लगातार उनकी सरकार को घेरते रहे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, जो आपकी खुद की सरकार है, एक तरह से आप एनडीए के हिस्सा हैं। तो ये गठबंधन धर्म है, ये इसको आप मानते हैं? बिल्कुल, ये गठबंधन धर्म है। आप मुझे बताइए, एक सहयोगी होने के नाते अगर मैं ही अपने सहयोगियों को सचेत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूँ, निरंतरता में मेरे कार्यक्रम, मेरी यात्राएं, मेरी सभाएं होती हैं, जहाँ एक तरफ मैं जनता के प्यार को समझता हूँ, वहीं कहीं अगर किसी विषय को लेकर उनमें असंतोष है या आक्रोश है, इन भावना को भी अपने गठबंधन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं मेरी है। ऐसे में जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जनता को मैंने आक्रोशित देखा, मैंने उस भावना को भी मैंने रखा। ये बात सही है कि मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मैं हिस्सा हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा कोई विधायक ही नहीं है यहाँ पे। अनलाइक सेंटर जहाँ पे केंद्र में मैं सरकार का हिस्सा हूँ, मैं बिहार में मैं सरकार का हिस्सा मैं नहीं हूँ। बट हाँ, मैं मजबूती से इस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ। बट अगर कहीं कुछ गलत होता है तो सरकार के संज्ञान में ये देना भी मैं मानता हूं कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा, आप देखिए एक बड़े दलित फेस हैं एनडीए के, और आपके साथ साथ जीतन राम मांझी है, उनको भी दलित फेस माना जाता है। आप लोग आपस में टकराते क्यों रहते हैं? उससे आप एनडीए का नुकसान नहीं कर रहे हैं? मैं उनसे टकरा सकता हूं? आपको लगता है कि मेरी वो क्षमता, वो हैसियत है? वो मुझसे कितने बड़े हैं उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में। मैं क्या हूँ उनके सामने? और मैंने उनको हमेशा अपना पिता तुल्य मैंने माना है। कभी कभी संभवतः उनको मुझसे कोई शिकायतें हो सकती हैं जो उन्होंने कई बार उन्होंने सार्वजनिक की, बट मैंने हमेशा उस मर्यादा को बनाए रखा उनके प्रति। और ये कहने दिखाने के लिए नहीं, मैं दिल से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लोकसभा में मैं उनके साथ, मेरी सीट है, उनके साथ बैठ के मैं कितना कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ, और उनके अनुभव की तुलना आप किसी और से कर ही नहीं सकते। ऐसे में मेरी तरफ से उनको लेकर रत्ती भर बट आपके कुछ वो वक्तव्य देते रहते हैं, जीतन राम मांझी वक्तव्य देते रहते हैं, तो क्या कारण है आखिर? कोई बात नहीं, मेरी क्या बड़ा दलित नेता कौन है, उसकी होड़ है ये? मुझे नहीं पता, बट हम लोग समकक्ष है ही नहीं ना, तो वो रेस ही नहीं है। मैं तो शायद जहाँ से शुरुआत करूँगा तो वो अभी उसमें, उस समय में और आज के समय में अभी बहुत गंगा से पानी बहना बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की किसी भी तरीके से तुलना की जा सकती है। आप बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, अब जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट विजन है इस पूरे मुहिम का, वो बताइए हमें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित बिहार के निर्माण की। आई लव दिस क्वेश्चन। मैं इतना
चार्जअप हो जाता है जब ये क्वेश्चन आता है। हाँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत लंबे समय मैंने काम किया है, मैंने सालों बिताए हैं विकसित बिहार के निर्माण के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए उसको तैयार करने के लिए। जहाँ यहाँ पे मैं और मुझे पता है कि ये चौमुखी विकास की मैं इसमें बात करता हूँ। आप ये बोलें कि सिंगल डायरेक्शनल आप इधर चले जाइए, नहीं होने वाला। सबसे पहले बिहार में ग्रास रूट लेवल तक हम लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देने होंगे। जिस जातीय व्यवस्था को मैं तोड़ने की बात करता हूँ, संभवतः हो सकता है शायद मेरी पीढ़ी में वो नहीं हो पाए, पर अगली पीढ़ी में कम से कम वो जहर ना घुले, उसके लिए आपको शिक्षित होना होगा। आज कोई भी बिहारी, और मैं प्रवासी बिहारियों से बिहार देश के अलग अलग राज्यों में मैं संपर्क साधता हूँ, मैं बिहारी डायस्पोरा से इंटरनेशनल ट्रैवल्स के दौरान मैं उनसे मैं संपर्क साधता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आप अपर कास्ट से हो या आप दलित से हो, तो आपको क्या लाभ मिला, आपको क्या नुकसान हुआ। बोलते भैया यहाँ पे हम सब बिहारी हैं, कोई हमें ये नहीं देखता कि हम अपर कास्ट से आ रहे हैं या हम बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं या हम दलित समुदाय से आ रहे हैं। तो क्यों ये बिहार में होता है? तो इसके लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, आपको अपने उस विजन को ब्रॉडन करना होगा। तो जहाँ एक तरफ मैं बेहतर शिक्षा प्रणाली की मैं बात करता हूँ, वहीं दूसरी तरफ जब तक बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, पलायन नहीं होगा, शिक्षा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत बड़ी संभावना मेरे विभाग की सबसे ज़्यादा है, प्रसंस्करण की, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा। तो मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैंने जितने भी रिवर्स बायोसेलर मीट इस दौरान किए या जितने भी निवेशक समिट्स मैंने इस दौरान मैंने किए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को मैं लेकर आया हूँ ताकि बिहार में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ताकि बिहारी युवाओं को बिहार से बाहर ना जाना पड़े। और तीसरा, हेल्थ फैसिलिटीज़। मैं मानता हूं कि जब तक ये सेक्टर इंप्रूव नहीं होगा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बुजुर्गों को, महिलाओं को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। और यही संतोष मुझे देता है मेरी इस डबल इंजन की सरकार का। इसी के साथ यहाँ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीती रात देहरादून में बादल फटने के बाद क्या स्थिति ग्राउंड पर है, कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। पूरी खबर ब्रेक के बाद।